and welcome to the second lecture of elasticity. पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, आप लोगों को याद है? क्या क्या पढ़े थे? कौन बोला ना? एकदम नहीं याद है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड तीन तरह के, कौन कौन से? इलास्टिक, प्लास्टिक और ब्रिटल। इसको कुछ नहीं याद है, सब ब्लैंक है। क्लास 11th में ऐसा होता है। मैं एक बार बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में खास करके 11th 12th में सब सब्जेक्ट में ही होता है। होगा क्या, आप जिस दिन पढ़ोगे उस दिन आपको सब समझ में आएगा। फिर 3-4 दिन बाद जब उसी का दूसरा लेक्चर होता है तो भुला जाता है बच्चा, ऐसा कुछ था, कब पढ़े थे ऐसा? अच्छा, ऐसा हुक्स लॉ एक लॉ था, याद है? स्ट्रेस था, F/A, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। याद आ रहा है? कोई कुछ नाम याद आता है। इसलिए हमेशा, अब तो आप लोग बहुत लकी बैच है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है आपके पास, है ना? नहीं तो सोचो उन बच्चों के साथ, तब तो हम लोग कभी रिकॉर्डिंग करते भी नहीं थे। क्लास में आए, पढ़ाए, और आज L2 पूछे किसी से उठा करके, बोलो स्ट्रेस क्या होता है, और नहीं बता पाया, दम भर कर याद दिए, डंडा से पीट भी दिए कि एकदम चट्टा है, नालायक है, नहीं पढ़ता है, कुछ नहीं सीखेगा। और ऐसे IIT कैसे करोगे? आप लोग के पास तो सुविधा है कम से कम कि आज क्लास है तो एक बार देख के आ गए, चीजों को रिवाइज कर ली, लेक्चर से देख लो या कॉपी पलट के देख लो। एक तो टाइम पे नहीं आते हैं आप लोग, टाइम से थोड़ा 10 मिनट पहले आके कॉपी पलट के देख ली चीजों को, कोशिश कीजिए ऐसे। अब मैं पिछला चीज रिवाइज तो नहीं कराऊंगा, लेकिन उसका यूज जहां जहां पड़ेगा बताते रहूंगा। आज का जो टॉपिक है उसका हेडिंग डालिए ब्रेकिंग स्ट्रेस। हेडिंग डालिए ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस, इसको हम लोग सिग्मा बी से लिखते हैं। इसको हम लोग सिग्मा बी से लिखते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस, इसको हम लोग सिग्मा बी से लिखते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। देखिए, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और इस बात का मतलब ये हुआ कि हर अलग अलग मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस अलग अलग होगा, और ये लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ, मास, ये सब पे डिपेंड नहीं करता। ब्रेकिंग स्ट्रेस किसका प्रॉपर्टी है? मटेरियल का, और ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग दो केस लेंगे। ब्रेकिंग का दो केस होता है। पहला केस का नाम है ब्रेकिंग बाय एक्सटर्नल लोड। ब्रेकिंग बाय एक्सटर्नल लोड मतलब अलग से फोर्स लगा के ब्रेकिंग करना। जैसे ये सीलिंग है और ये वायर है, एक पतला सा वायर है, और ये जो पतला वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ए क्या है इसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसमें हम लोग एक वेट टांग दिए, एक W वेट यहां टांग दिए, लोड। तो अगर पूछा जाए कि इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इसका वेट W है। वेट मतलब mg। बोलो, वेट क्या होता है? mg। मुझे लगे कि मैं 15-16 साल के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बुरे लोग नहीं ना आप लोग, ये फीलिंग आना चाहिए। वेट क्या होता है? mg। एंड दिस इज द अप्लाइड फोर्स। यही इस वायर पे अप्लाइड फोर्स है। जितना इस वायर पे अप्लाइड फोर्स होगा, इतना ही ये वायर रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो इसके वजह से इस वायर में स्ट्रेस जनरेट होगा। इस वायर में स्ट्रेस जनरेट होगा। तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स कितना जनरेट होगा? F। अगर पूछा जाए कि इस वायर में कितना स्ट्रेस जनरेटेड है, तो स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, तो यहां हो जाएगा वेट बाय एरिया। और एरिया कितना लिखेंगे? अगर इसका रेडियस r है तो पाई स्क्वायर, तो स्ट्रेस लिखेंगे वेट बाय एरिया, और एरिया की जगह आप क्या लिख सकते हो? पाई r स्क्वायर। अब देखिए गौर से, अगर वेट को बढ़ाया जाए, पहले मान लो यहां पे 10 किलो का एक पत्थर टांगे थे,
अब 20 किलो का पत्थर तान दे तो स्ट्रेस बढ़ेगा कि घटेगा? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जैसे जैसे वेट बढ़ाओगे स्ट्रेस क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। एक समय होगा जब ये स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो जब इस सिग्मा का वैल्यू सिग्मा बी हो जाएगा तब लोग कहेंगे यह वह मैक्सिमम लोड है जो कि वो वायर झेल सकता है। तो डब्ल्यू मैक्स क्या होगा? मैक्सिमम लोड दैट वायर कैन सस्टेन, दैट वायर कैन सस्टेन। यह वह मैक्सिमम वजन होगा जो वायर झेल सकता है। और इस डब्ल्यू मैक्स का हम लोग क्या फार्मूला लिखेंगे? सिग्मा बी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब सिग्मा बी तो मैंने बताया अभी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, पाई भी कांस्टेंट। तो डब्ल्यू मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। डब्ल्यू मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है अगर मैं एक सवाल पूछूं इस तरह से कि अ वायर ऑफ रेडियस 1 centimeter can sustain 100 Newton. Can sustain 100 Newton. How much weight it can sustain if its radius is 2 centimeter. अगर इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो तो कितना वेट सस्टेन कर सकता है? ट्राई कीजिए सब लोग। देखिए ये सवाल बहुत इजी है। डब्ल्यू मैक्स जो है आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब कि अगर आर दुगुना होगा तो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, मतलब डब्ल्यू मैक्स 4 गुना हो जाएगा। अगर आर तिगुना होगा तो उसका क्यूब स्क्वायर क्या होता है? 9, तो डब्ल्यू मैक्स 9 गुना हो जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, कहीं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। इधर क्या है? डब्ल्यू मैक्स, आप लिखिए डब्ल्यू मैक्स 1 बाय डब्ल्यू मैक्स 2, 1 2 कर दीजिए। प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल टू लिख दीजिए। इधर है आर का स्क्वायर, आप लिख दो r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले का आप यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? अ वायर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, मतलब ये r1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। तो कितना सस्टेन कर सकता है? सस्टेन मतलब झेलना। कितना झेल सकता है? 100 न्यूटन। तो ये क्या हो गया? डब्ल्यू मैक्स 1 हो गया। कह रहे हैं कि हाउ मच वेट इट कैन सस्टेन, मतलब आपसे पूछ रहा है कि डब्ल्यू मैक्स 2 बताइए कितना होगा, कितना वेट ये सस्टेन कर सकता है अगर रेडियस कितना हो जाए? 2 सेंटीमीटर, तब r2 दिया होगा। रख दीजिए इस फॉर्मूले में। डब्ल्यू मैक्स 1 कितना है? 100 बाय डब्ल्यू मैक्स 2, तो आप लोग से पूछा है r1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, r2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। डब्ल्यू मैक्स कितना हो जाएगा? डब्ल्यू मैक्स 2 400 न्यूटन। स्ट्रेस के फार्मूला से निकाल सकते हैं सर? हाँ इससे भी निकाल सकते हैं, आप इसमें भी रख के निकाल सकते हैं। निकाले तो सर। हाँ इसमें भी रख के निकाल सकते हैं। डब्ल्यू मैक्स का वैल्यू 100, आर का वैल्यू 1, तो सिग्मा बी का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर वापस से इस फॉर्मूले में रख देंगे। सिग्मा बी की जगह रख देंगे और डब्ल्यू मैक्स निकालना है और आर का वैल्यू दूसरा रख देंगे। ठीक है, लेकिन ये तरीका मेन है। और इससे भी आसान बात ऐसे है, आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, क्लास 11th के बच्चों को तो ये डायरेक्ट समझ में आना चाहिए भाई ये रिलेशन का क्या मतलब। डब्ल्यू मैक्स आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेडियस दुगुना होगा तो उसका स्क्वायर 4 गुना। स्क्वायर अगर रेडियस दुगुना हुआ तो उसका स्क्वायर कितना गुना होगा जी? डब्ल्यू मैक्स 4 गुना हो जाएगा। अगर रेडियस तिगुना हुआ तो 9 गुना, 6 गुना नहीं, 3 का स्क्वायर 6 होता है रे, 9 गुना। 4 गुना हुआ रेडियस तो 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक इसको बोलते हैं ब्रेकिंग बाय एक्सटर्नल लोड, मतलब बाहर से कोई लोड लगा के आपने इसको तोड़ा। इस केस में हमने ये एज्यूम किया है कि ये जो वायर है ये नेग्लिजिबल मास है, इस वायर का खुद का कोई मास नहीं है, तो नेग्लिजिबल मास वायर। ठीक है, दूसरा होता है ब्रेकिंग बाय सेल्फ लोड। ब्रेकिंग बाय सेल्फ लोड, खुद के
वजन से टूट जाना, ब्रेकिंग बाय सेल्फ लोड। अब आप इमेजिन करो कि मैं एक मोटा सा वायर लूं, बहुत भारी भरकम वायर, और मैं उसको यहां टांग दूं। ये देखिए भारी भरकम मोटा सा वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ए क्या है इसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अभी इसका लेंथ में मान लो n है, ठीक है। इस वायर में हर जगह स्ट्रेस सेम नहीं होगा, हर जगह स्ट्रेस सेम, अलग अलग जगह स्ट्रेस अलग अलग होगा। आप पूछे कहा है ऐसा क्यों होगा सर? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो इस पॉइंट के नीचे कोई भाग नहीं है, इसके इस पॉइंट के नीचे कोई भी वजन नहीं है, मतलब इस पॉइंट को खींचने वाला कोई भी नहीं है, मतलब इस पॉइंट पर फोर्स पूछा जाए तो कहेंगे जीरो होगा। इस पॉइंट को खींचने वाला कोई है नीचे, तो फोर्स जीरो, मतलब इस पॉइंट पे स्ट्रेस भी क्या होगा? लेकिन अगर इसका मिडिल पॉइंट को देखा जाए तो मिडिल पॉइंट को खींचने वाला कौन? इसके नीचे वाला पोर्शन, मतलब पूरे वायर का आधा लेंथ इस पॉइंट के नीचे है, जो कि इस पॉइंट को क्या कर रहा होगा? तो अगर पूछा जाए कि इस पॉइंट पर फोर्स कितना, कहेंगे पूरा वेट का आधा, वेट बाय 2। बोलो, क्योंकि इस पॉइंट के नीचे कितना वेट है? इस पॉइंट के नीचे तो जीरो वेट है, कितना वेट है? आधा, पूरा W/2 वेट है। तो यहां पे स्ट्रेस कितना लिखेंगे? W/2A। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स कितना है? W/T, उसमें W/2, उसमें A से डिवाइड कर दिए, W/2A। अब अगर पूछा जाए इस पॉइंट के नीचे कितना वेट है, तो कहेंगे इस पॉइंट के नीचे पूरा का पूरा वायर है, इसलिए इस पॉइंट के नीचे वेट कितना है? W, फोर्स होगा W, और स्ट्रेस कितना होगा? W/2A नहीं, W/2A यहाँ पे फोर्स था, यहाँ पे तो इसके नीचे पूरा पूरा वेट है, स्ट्रेस होता है वेट बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो आप समझ पा रहे हैं कि सबसे लोवेस्ट स्ट्रेस किसके पास है? नीचे वाले पॉइंट के पास, और सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस। मैं इस बात को फिर से समझाऊं क्या? तो फिर समझो, कोई बात नो सर का है, एक बार में आज ही IIT बन जाओगे, आज ही डॉक्टर बन जाना है। समझिए चीजों को। मान लीजिए एक इस तरह से बीम है, बचपन में वो पोल टाइप होता था ना, उस पर लटक जाओ, लटक गए तो आप भी एक वायर जैसा है। आपके बॉडी में सबसे ज्यादा दर्द कहां होगा? इस पे, है ना? तो इसकी वजह से इसको बहुत टाइट से रहोगे तो बाजुओं में सबसे ज्यादा कष्ट होगा, दर्द होगा, है ना? क्योंकि वहां वो सबसे ऊपर है, उस वही सारे वेट को झेल रहा है। पैर के तलवे को, उसके तो कोई को एकदम नहीं होगा, तो बजा एंजॉय कर रहा है, बाप बढ़िया है, पहले बहुत देर जमीन में लगे रहते थे, अब थोड़ा हवा में रहते, तो उसको कोई खींच रहा है क्या? लेकिन तुम्हारे नीचे मान लो तुम्हारा छोटा बेटा लटक जाए, है? छोटे वाले बेटे नहीं है आपके, आज मान लो छोटा भाई लटक जाए, है ना? वो लटक जाए, अब तुम्हारे पैर को लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो यही बात यहाँ है, समझ पा रहे हैं आप? तो खुद के वेट की वजह से सब जगह स्ट्रेस क्या होता है? डिफरेंट होता है। हम लोग लिखेंगे बिकॉज ऑफ सेल्फ लोड, बिकॉज ऑफ सेल्फ लोड stress is different at different points, अब यहां पे दो बात, यहां पे कितनी बात? दो बात करनी है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछते कि व्हाट इज स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ लोड, स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ लोड कितना होता है स्ट्रेस, और क्वेश्चन में ये ना बताए कि कहां पूछ रहे हैं, तो भाई कहेंगे ये क्वेश्चन गलत है, बताइए कहां पे पूछना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपसे पूछे स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ लोड कितना है, इसका मतलब वो मिडिल पॉइंट पर स्ट्रेस पूछना चाह रहा है। किस पे पूछना चाह रहा है? तो स्ट्रेस कितना कहोगे? W/2A। अगर आपसे पूछे कि स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से लिखते थे, याद कीजिए स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय गामा। भुला गए आप लोग? मैं फिर से याद दिलाता हूं, हुक्स लॉ क्या था? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स स्ट्रेन। याद है?
स्ट्रेस इज इक्वल्स टू तो स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेस बाय गामा। तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा? स्ट्रेस है W/2A इनटू गामा। और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अगर आपसे चेंज इन लेंथ पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे W_L0/2A गामा। ये क्या है? डेल्टा L, ये है चेंज इन लेंथ। किसके वजह से? सेल्फ लोड के वजह से। ये क्वेश्चन HC वर्मा का फेमस क्वेश्चन है। चेंज इन लेंथ बाय सेल्फ लोड, खुद के वजन से कितना लेंथ चेंज हो जाता है। तो WL0/2A गामा, खुद के वजन से लेंथ क्या होता है? चेंज हो जाता है। अच्छा, तो खुद के वजन से स्ट्रेस कितना कहेंगे? W/2A। खुद के वजन से स्ट्रेन इतना है और चेंज इन लेंथ इतना। ये क्वेश्चन है, इसको मैंने थ्योरेटिकल आपको पढ़ा दिया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये वायर टूटने का संभावना कहां से है, किस पॉइंट पे ये टूट सकता है? स्टार्टिंग यहां सबसे, जहां स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा वहीं तो टूटने का चांसेस सबसे ज्यादा है। मतलब अगर ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग कहां होगा? हियर, टॉप मोस्ट पॉइंट, है ना। तो ब्रेकिंग के लिए जब आप स्ट्रेस देखेंगे, जो मेरा दूसरा पॉइंट है, तो कहां का स्ट्रेस देखेंगे? टॉप मोस्ट। फॉर ब्रेकिंग सिग्मा कितना लिखेंगे? W/A, क्योंकि वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, ये स्ट्रेस होगा। अब यहां W क्या है? इसका खुद का वेट। W क्या है इसका? W क्या है? सेल्फ वेट, खुद का वेट है। अब ये निकालिए, देखिए खुद का वेट। तो W क्या होता है? M इंटू G, मास इंटू G। और मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास क्या होता है? तो वॉल्यूम हो गया V, डेंसिटी हो गया रो, ये हो गया मास इंटू G। एक लाइन और, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू तो वेट का फॉर्मूला होता है AL रो G। क्या फॉर्मूला होता है? AL रो G, यहां रख दीजिए। तो स्ट्रेस कितना होगा? वेट हो गया AL रो G बाय A, तो A कट गया, तो स्ट्रेस कितना हो गया? L रो G। अब देखिए G तो कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स है, रो भी कांस्टेंट, डेंसिटी रो भी क्या है? कांस्टेंट। डेंसिटी है, डेंसिटी तो इस मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, डेंसिटी जो है वो भी कांस्टेंट होता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। वाटर का डेंसिटी गिवन होता है, स्टील का डेंसिटी गिवन होता है। सो डेंसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो आप देखिए जैसे जैसे इस वायर का लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेस, जैसे जैसे इस वायर को लंबा करते जाओगे इसका स्ट्रेस क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो एक समय आएगा जब ये स्ट्रेस किसके बराबर पहुंच जाएगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर, जब वो टूटने वाला है। तो उस लेंथ को हम लोग Lmax कहेंगे। क्या बोलेंगे? तो जब ये स्ट्रेस सिग्मा भी हो जाएगा तब लेंथ को क्या बोलेंगे? Lmax रो G। और ये Lmax निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? सिग्मा B बाय रो G। इसको इधर भेज दिए। व्हाट इज Lmax? सो Lmax कहेंगे इट इज मैक्सिमम लेंथ, maximum length that can hang vertically without breaking, बिना टूटे हुए मैक्सिमम लेंथ जो हैंग कर सकता है, सिग्मा B बाय रो G। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछेंगे हम। अब ये एक क्वेश्चन लिखेंगे भी इस पे। यहां पे दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, समझ गए? और तीसरा ये कॉन्सेप्ट कि अगर सिर्फ स्ट्रेस पूछ दे सेल्फ लोड की वजह से, तो कहां पे लेते हैं? बीच में। स्ट्रेंथ कितना होता है? चेंज इन लेंथ। तो ये तीन कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको अच्छे से? पक्का? 100%? एक सवाल और पूछा जाता है कि अगर ये वायर ऐसा है तो खुद के लोड के वजह से इसका शेप कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। कैसा शेप हो जाएगा इसका? अच्छा, अब अभी आप देखो कि सबसे ज्यादा ये कहां पे खिंचा रहा है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो सबसे ज्यादा यहां पे खिंचा रहा होगा तो इसका लेंथ यहां बढ़ जाएगा और एरिया यहां कम हो जाएगा, तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा।
डॉटेड से अगर मैं दिखाने का प्रयास करूं, ये बहुत ज्यादा दिख रहा है, इतना ज्यादा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कोनिकल शेप हो जाएगा। यहाँ सबसे ज्यादा खिंचा रहा है, हाँ नीचे उसका वेट थोड़ा जमा होते जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, ऐसा होता नहीं है जनरल, लेकिन बहुत दिन छोड़ देंगे 200-300 साल तो ऐसा हो सकता है। ठीक, क्लियर ये बात। इस पे बाद में सवाल पूछा आता है कि अगर कोई सेल्फ वेट के वजह से कोई वायर को वर्टिकली हैंग करके छोड़ दे तो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, थिनर हो जाएगा, और बॉटम मोस्ट पॉइंट थिकर हो जाएगा। समझ गए इतनी बातें? इसको लिखिए सही से, फिर 2-4 हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। जितना बात हम लोग पढ़े उसके ऊपर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी। इसमें हम लोग पढ़ लिए स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू E इंटू स्ट्रेन। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू E इंटू स्ट्रेन। कॉपी में देखिए, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू E इंटू स्ट्रेन, और E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E क्या है, जो कि 3 तरह का होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। हम लोग शुरू किए थे यंग्स मॉडुलस पढ़ना, यंग्स मॉडुलस पढ़ना, और मैंने आपको कहा था कि जहां भी लेंथ में होने वाला चेंज होता है तो उसमें कौन सा मॉडुलस यूज होता है, यंग्स मॉडुलस। लेंथ में अगर चेंज हो रहा है तो कौन सा मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो उसमें हम लोग पहला केस पढ़े थे, वायर का केस। फिर उस वायर में स्टोर्ड एनर्जी निकाले थे, डिराइव किए थे, एनर्जी का फॉर्मूला लिखे थे, बोले थे कि ये तो वायर जो होता है स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है, तो कितना एनर्जी स्टोर होता है, हाफ kx²। कितना एनर्जी स्टोर होता है, हाफ kx²। तो इसको लिखे थे बहुत फॉर्म में, तो एक फॉर्म आया था हाफ इंटू टेंशन इंटू एक्सटेंशन। देखो एक फॉर्मूला क्या आया था, हाफ इंटू टेंशन इंटू। दूसरा फॉर्म आया था एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी उसी को बोलते हैं, या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसी को बोलते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम को इधर भेज दिए थे, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोले थे, उसे बोले थे एनर्जी डेंसिटी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और फिर हम लोग आज चर्चा किए ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में। ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ, एरिया, मास ये सब किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, गिवन होता है क्वेश्चन में। स्ट्रेस है तो यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। और किसी वायर को 2 तरीके से तोड़ा जा सकता है। कोई पतला वायर है जिसका मास नेग्लिजिबल है, तो उसको तोड़ने का तरीका है कि लोड लगा के तोड़िए। और कोई वायर कितना लोड मैक्सिमम झेल सकता है, वो उसके रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये कॉमन सेंस का बात है। कोई पतला वायर है तो वो कम वेट झेल पाएगा, मोटा वायर है तो ज्यादा वेट झेल पाएगा। तो एक्चुअल रिलेशन क्या है कि जो मैक्सिमम लोड वो झेल सकता है वो उसके रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। दूसरा कि कोई वायर खुद के लोड के वजह से कितना स्ट्रेस में होता है, तो खुद के लोड के वजह से हर जगह स्ट्रेस क्या होता है, अलग अलग होता है। सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर स्ट्रेस 0 होता है, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, मिडिल वाले पे W/2a होता है। और इसमें 2 बात पूछा जा सकता है। अगर सिर्फ पूछा जाए कि खुद के लोड की वजह से स्ट्रेस कितना है, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे क्वेश्चन गलत है। खुद के वेट की वजह से हाँ लोड हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है, स्ट्रेस सब जगह अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस पूछा जाए तो आप कहां का स्ट्रेस लिखेंगे, मिडिल सेंटर का। ठीक है, W/2a ये स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस बाय गामा, उसमें गामा से डिवाइड कर दीजिए। और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, उसको इधर बेस के चेंज इन लेंथ निकाल दी। और फिर आखिरी बात बताए कि अगर ये वायर टूटने का पॉसिबिलिटी पूछे तो कहां से टूटेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट से। क्यों, क्योंकि वहां पे स्ट्रेस ज्यादा है। तो वो स्ट्रेस लिखे W/a, और W क्या है, वेट इस वायर का, तो इस वायर का वेट निकाल लीजिए। कैसे वायर का वेट निकाले, तो वेट लिखे mg, m क्या है, मास इनटू g, m क्या है, मास। अब मास कैसे निकालते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखे। और किसी भी वायर का, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr²h, याद है, तो πr² इसका एरिया हो गया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ होता है वॉल्यूम। तो वेट हो गया AL/ρg, वही लिख दिए यहाँ, A कट गया, तो स्ट्रेस आया L/ρg। और फिर हम लोग कहे कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे ही स्ट्रेस भी बढ़ेगा। जब ये स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा तब ये लेंथ मैक्सिमम हो जाएगा।
और वह मैक्सिमम लेंथ जो कोई वायर झेल सकता है हैंग करते हुए वर्टिकली, वो कितना होता है सिग्मा बी बाय टू जे। ठीक है, इसको लिखिए, फिर हम लोग एचसी वर्मा के कुछ सवाल करेंगे। नोट इट डाउन। तो हम लोग अभी तक जितना पढ़े इसके लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इसके लिए मैं एचसी वर्मा का हेल्प देता हूं। एचसी वर्मा के फर्स्ट पार्ट में ही इलास्टिसिटी है। चैप्टर का नाम मैं आपको बता सकता हूं, सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये है। तो यहां पे आपको सवाल करने हैं। तो पहला सवाल लिखिए मेरे साथ। ये चैप्टर नंबर 14 है, एचसी वर्मा का चैप्टर नंबर 14 में ये डाला हुआ है। तो लिखिए, पहला सवाल लिखिए, एग्जांपल से है ये, इन-टेक्स्ट एग्जांपल जो होता है उससे सवाल उठाया गया है। लिखिए, a load of 4 kg, a load of 4 kg is suspended from ceiling, through a steel wire, of radius 2 mm, find tensile stress developed in the wire when equilibrium is achieved. Take G is equals to 3.1 pi मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें सवाल है, मैं इसमें एक और पार्ट ऐड कर देता हूं। ऑल्सो फाइंड strain in the wire if it is made up of steel, अगर ये मेड अप है स्टील का तो इसमें स्ट्रेन भी बताइए, मैंने ऐड कर दिया है। ट्राई कीजिए सब लोग। दूसरा एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये है। अब पहले इसको लिखिए, इसको सॉल्व कीजिए, तब इसको करिएगा। A load of 4 kg is suspended from ceiling through a steel wire of length 20 meter and radius 2 mm. It is found that the length of wire increases by 0.031 mm as equilibrium is achieved. Find Young's modulus of steel. और G का वैल्यू आप वापस से कितना ले सकते हैं, 3.1 पाई। आप ये भी ध्यान रखें कि G का वैल्यू जब कोई पाई से आपको काटना पीटना हो ना तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। और एक बात और याद रखें कि पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 लेते हैं। पाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं कैलकुलेशन की आसानी के लिए। चलिए अब इसको ट्राई कीजिए।
चलिए तो इस सवाल को देखते हैं। क्या है? अ लोड ऑफ 4 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग थ्रू अ स्टील वायर ऑफ रेडियस 2 mm। तो सीलिंग से देखिए, सस्पेंड करने का मतलब टांगना। जब भी आपको ये वर्ड मिले सस्पेंडेड, सस्पेंडेड वर्ड का मीनिंग क्या समझेंगे? कि टांग दिए हैं, एक धागा लगाए हैं और उससे किसी चीज को टांग दिए हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है सस्पेंडेड अंग्रेजी में। तो ये एक स्टील वायर है, इससे एक वेट को टांग दिए हैं, सस्पेंड कर दिए, ठीक है। और ये वेट कितना है? 4 kg। तो अगर ये 4 kg का मास है तो वेट कितना होगा? 40 न्यूटन। मतलब 4 इंटू जी का वैल्यू कितना? 3.1 इंटू पाई, इतना न्यूटन ये वेट होगा। और जो वेट होगा वही किसका काम करेगा? फोर्स का। तो जितना फोर्स नीचे लगेगा उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स इसमें डेवलप होगा, F। बोलो। और आपसे क्या पूछा है कि अगर इसका रेडियस 2 mm है, तो जैसे ही आपको 2 mm दिखे तो आप रेडियस लिख लीजिए 2 इंटू 10⁻³ मीटर। SI सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर लीजिए और तुरंत एरिया भी निकाल लीजिए। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई लिखिए इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। SI सिस्टम में लिखना है सब, ठीक है। अब से क्या पूछा है? फाइंड टेंसाइल स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब पूछा है, स्ट्रेस डेवलप इन द वायर। तो स्ट्रेस कितना होता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स कितना है? ये वाला है फोर्स, 4 इंटू 3.1 इंटू पाई, ये हो गया फोर्स। बाय एरिया कितना है? पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6। देखिए काट पीट करिए, ये पाई से ये पाई गया, ये 4 से ये 4 गया, ये 10⁻⁻6 नीचे है, ऊपर जाके तो 3.1 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। एक बात मैंने और इसमें ऐड किया था, ऑल्सो फाइंड स्ट्रेन। स्ट्रेन पूछा गया आपसे। हम लोग जानते हैं स्ट्रेन होता है स्ट्रेस बाय गामा। स्ट्रेन क्या होता है? एक फॉर्मूला, स्ट्रेस बाय, इसको हुक्स लॉ कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। तो स्ट्रेस हम लोग को पता है 3.1 इंटू 10⁻⁶ बाय गामा। अब ये कौन सा वायर है? मैंने कह दिया है किस कौन सा वायर है, और स्टील का गामा हम लोग को याद रखना है। मैंने पिछले क्लास में बताया था 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? अगर कभी सवाल में इसका जरूरत हो और क्वेश्चन में ना दिया हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो 2 इंटू 10⁻11, और स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, कोई यूनिट नहीं होगा। अब देखिए 2 से 3.1 को काटेंगे कितना हो जाएगा? 1.55, यही होगा ना, इंटू 10⁻⁻5, 6 में 11 माइनस होगा, इतना हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत आसान है, अगर आप सही से चीजों को लिख करके फॉर्मूला पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। खास करके जेईई मेंस और नीट लेवल के लिए तो बहुत आसान है। आईआईटी में फिर घुमाते हैं क्वेश्चन, जो हम लोग सबसे आखिरी लेक्चर में करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को घुमाया जाता है। बाकी जेईई मेंस और नीट लेवल के लिए बहुत ही इजी चैप्टर है, पुटिंग द फॉर्मूला एंड गेटिंग द आंसर। अब बिल्कुल ऐसा ही सवाल ये वाला है, ट्राई कीजिए सब लोग। अब देखो इसमें ना, इसमें लिखा हुआ है कि लोड 4 kg है, सस्पेंड किए हैं एक वायर से और बोल दिया है स्टील वायर, मतलब गामा कितना होगा? 2 इंटू 10⁻11। और आपसे पूछा भी है कि फाइंड यंग्स मॉडुलस, तो मत लिख दो सीधा सीधा गामा 2 इंटू 10⁻11, क्योंकि सर याद है। अरे भाई यहां पूछा है मतलब कैलकुलेट करके बताइए, बाकी डेटा से यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करके बताइए। और अगर सब डेटा ऑथेंटिकेटेड होगा, ऑथेंटिकेटेड मतलब एक डेटा होता है कि एक्सपेरिमेंटल में जैसा देखा गया कि लेंथ इतना लिए तो इतना लेंथ चेंज हुआ, इतना फोर्स लगाने से, उसको ऑथेंटिकेटेड डेटा कहते हैं। अगर वैसा करोगे तो फिर यंग्स मॉडुलस स्टील का इतना ही आ जाएगा। एक होता है क्वेश्चन बनाने के लिए डेटा देना, मतलब मान लो क्वेश्चन बनाने के लिए डेटा कुछ भी लिख दिए, कुछ भी लोड ले लिए, कुछ भी रेडियस ले लिए, कुछ भी लेंथ ले लिए, और फिर गामा पूछे, तब थोड़ी ये आंसर आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सॉल्व कीजिए। चलिए
तो मैं 2 सवाल और डिस्कस कर देता हूँ, एक ये और फिर कुछ और सवाल और कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। ये दोनों सवाल बहुत आसान है। आज मैंने जो तीनों सवाल कराए, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों सवाल बहुत आसान है। सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करने, आंसर निकालने हैं, और कभी कभी ऐसा हलवा मिल जाता है एग्जाम में तो बस उसे खा लेना है। आप लोग को हलवा पसंद ना हो तो फिर अलग बात है, आप इसे हलवा समझिए, बिरयानी समझिए, जो समझना है समझिए। खाना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट, खाने का मतलब सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। इससे आसान सवाल कुछ नहीं आएगा। अगले क्लास में मैं सवाल का लेवल बढ़ा दूंगा। आज बेसिक न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं हम लोग, और इलास्टिसिटी का 90% कंटेंट हम लोग पढ़ लिए। बहुत छोटा चैप्टर है, 90% कंटेंट कर लिया, उसी को घुमा फिरा के मैं आपसे उस पर सवाल बनवाऊंगा। बस थोड़ा सा बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस बचा हुआ है। खैर देखिए, a load of 4 kg is suspended from ceiling through a steel wire। तो लोड दिया हुआ 4 kg और उसको एक स्टील वायर से सस्पेंड कर दिया। इस तरह से स्टील वायर होगा, उससे एक लोड सस्पेंड किया कितना केजी का, तो बताइए वेट कितना हो गया, मतलब फोर्स कितना हो गया, 4 × 3.1 × पाई न्यूटन। बोलो ठीक है। ऑफ लेंथ 20 मीटर, तो ये लेंथ L0 दिया हुआ है कितना, 20 मीटर, और रेडियस 2 मीटर की 2 mm। 2 मीटर। अच्छा ये मुझे लगता है मैंने 2 मीटर तो रेडियस बहुत ज्यादा होता है जी, मुझे लगता है क्वेश्चन लिखने में कहीं गड़बड़ी हो गया मेरे से। 2 मीटर तो नहीं होना चाहिए, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। रेडियस 2 mm होगा, 2 मीटर तो बहुत ज्यादा है। तब तो सर मेरा सही है ना। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। तुम्हारा सही कैलकुलेशन किए होंगे तो सही आया होगा। तो रेडियस हो गया 2 × 10⁻³ मीटर। एरिया कितना हो जाएगा, 4 × पाई। रेडियस एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो 4 × 10⁻⁶, पाई × 4 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। इट इज फाउंड दैट द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस बाय इतना। तो ये इंक्रीज इन लेंथ दिया हुआ है, इसको हम लोग किससे लिखते हैं, डेल्टा एल से। तो वो कितना दिया हुआ है, मैं इसको लिखूं 3.1 × 10⁻², और mm में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ भी आएगा। इसलिए टोटल हो गया 3.1 × 10⁻5 मीटर। अब से पूछ रहा है, बताइए यंग्स मॉडुलस कितना, मतलब गामा पूछ रहा है। एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, F/A = गामा × डेल्टा L/L0। हुक्स लॉ से लिखे थे। F/A क्या होता है, स्ट्रेस, = गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा L/L0। सब कुछ दिया हुआ है, देखिए F दिया हुआ है कितना, 4 × 3.1 × पाई। एरिया दिया हुआ है पाई × 4 × 10⁻⁶। गामा निकालना है, डेल्टा L/L0। डेल्टा L कितना है, 3.1 × 10⁻5 बाय L0 कितना है, 20। काट पीट कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए पाई से ये पाई कटा, 4 से 4 कटा, ये 3.1 से ये 3.1 भी कट गया, ठीक है। यस सर। इस 20 को इधर भेज दीजिए, देखिए गामा का वैल्यू हो जाएगा, ये 20 इधर आ गया, ये 10⁻⁵ नीचे आ जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻11 हो जाएगा, ऊपर जाके 10⁻11, ठीक है। मतलब 2 × 10⁻12 हो जाएगा ये, 2 × 10⁻12। कुछ कहीं गड़बड़ी नहीं ना है। 0.03 तो पॉइंट वहां गया था, तो 3.12.5, क्योंकि अगर ऑथेंटिकेटेड डेटा होता तो आंसर कितना आना चाहिए था हम लोग का, 2 × 10⁻11 आना चाहिए था, और आंसर यहाँ 2 × 10⁻11 ही दिया हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कहीं इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक या डेटा में कहीं गड़बड़ी दिया हुआ होगा। हम लोग कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किए हैं, देख लेते हैं। 4 × ये हो गया 3.1 × पाई, ठीक है। एरिया हो गया पाई r², 2 × 10⁻⁶, ये भी ठीक है। गामा डेल्टा L 3.1 × 10⁻⁵, ये बिल्कुल सही है। L0 20, बिल्कुल सही है। तो सारे डेटा सही है। 20, ये 20 इधर आ जाएगा, 10⁻⁵ यहाँ आएगा तो 10⁻11, ऊपर जाके 10⁻11, 12, ठीक है। यही सही है। हो सकता है मीटर यहाँ 2 मीटर होना चाहिए था, 20 गलती से लिख दिया हो, कुछ भी ऐसा गड़बड़ी हो सकता है कहीं पे,
ऑथेंटिकेट डेटा गलत दिया होगा, बाकी हम लोग का क्वेश्चन के अनुसार सॉल्यूशन बिल्कुल सही आया है, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल चलिए, आखिरी सवाल हम लोग कर लेते हैं एक और। एक वायर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है 3 mm स्क्वायर। कितना दिया हुआ है 3 mm स्क्वायर। तो हम लोग ए लिख ले रहे हैं, ये क्या है एरिया है, ध्यान रखेंगे। तो ये 3 mm स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख लेंगे 3 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ध्यान रहे mm से मीटर में जाने के लिए 10⁻³ लिखते हैं, mm स्क्वायर है मतलब 2 बार mm है, तो मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 10⁻6 लिखेंगे। आगे एंड इट हैज नेचुरल लेंथ 50 सेंटीमीटर, मतलब L0 कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, मतलब 1/2 मीटर, 1/2 is fixed at one end and a mass of इतना kg is hung from the other end, और इतना किलो का मास टांग दी। तो अब डायरेक्ट फोर्स लिखे हम 2.1 × g mg हो जाएगा फोर्स, तो 21 न्यूटन, इतना हो गया फोर्स। आपसे पूछ रहा है फाइंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, ये गामा दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि इलास्टिक वायर जो होता है वो तो किसके जैसा होता है स्प्रिंग के जैसा, और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना याद किए हम लोग 12kx²। कितना होता है 12kx², और k क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था A gamma/L0। क्या होता है चलिए लिखिए 12 k का वैल्यू A gamma/L0 इंटू x क्या होता है इलॉन्गेशन, डेल्टा L को ही कहते हैं, तो डेल्टा L का स्क्वायर या डेल्टा L इंटू डेल्टा L। अब दिक्कत यह है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है हम लोग को, गामा भी दिया हुआ है, L0 भी दिया हुआ है, लेकिन डेल्टा L सब नहीं दिया हुआ, डेल्टा L नहीं दिया हुआ। हम लोग के पास एक और फॉर्मूला है कि F/A इज इक्वल्स टू गामा इंटू डेल्टा L/L0, है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है, A दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, L0 दिया हुआ है। तो आप चाहो तो या तो पहले इस फॉर्मूले में सारा वैल्यू पुट करके डेल्टा L निकाल दो, और फिर इस फॉर्मूले में सारा वैल्यू पुट कर दो। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस फॉर्मूले में सारा वैल्यू पुट करके डेल्टा L निकालिए, फिर यहां रखिए। तो फिर दूसरा तरीका है कि आप डेल्टा L का पहले यहां से फॉर्मूला लिख लो FL0/A गामा, और इसको यहां रख दो, तो A gamma/L0 इंटू डेल्टा L इंटू डेल्टा L। तो डेल्टा L के बदले क्या लिख देंगे FL0/A गामा इंटू FL0/A गामा। तो देखो कुछ कट पिट जाएगा, क्या कटेगा, ये वाला A गामा से ये वाला A गामा कट जाएगा, और एक L0 से देखो ये वाला L0 कट गया, तो बचा क्या U इज इक्वल्स टू ऊपर में बचा यहाँ F² L0/2A गामा। डायरेक्ट हो सकता है ये एक फॉर्मूला की तरह भी पूछ दे आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर। देखिए फोर्स लेंथ और एरिया के टर्म में एक फॉर्मूला भी हो सकता है, पूछेगा ऐसे सवाल भी, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बहुत सारे चैप्टर से पूछे गए। अब इसमें फॉर्मूला रख दीजिए F², तो 21 का स्क्वायर पहले कितना होता था, 21 का स्क्वायर 441 इंटू L0 1/2 इंटू A गामा, तो A कितना है 3 × 10⁻6 इंटू गामा, तो डायरेक्ट हम लोग इसको यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1.9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 5.7, बोलो इंटू 10⁻, ये 11 है 10⁻6 है 10⁻5, सब वैल्यू रख देंगे, जितना जूल कैलकुलेट होकर आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेट कीजिए, देखिए कैलकुलेट करके आप लोग को आता है, देखिए 2 दूनी 4, 4 से काटो 11 चौके 44, तो 110.25, ठीक है, और 5.7 से इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, तो 5.7 से डिवाइड करेंगे तो 57 समझ के अगर डिवाइड करें तो 57 दूनी 55 दूनी 110 होता है, ठीक है, तो मतलब 2 से थोड़ा कम होगा, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 1.9 के आसपास होगा ये, तो 1.9 इंटू 10⁻⁵ जूल, 10⁻⁵ जूल, ये आंसर हो जाएगा।
चेक कर ले हम लोग, इसका आंसर दिया हुआ है 1.9 इंटू 10⁻⁴। अच्छा यहां से ये 19 होगा, ये डिवाइड करो कितना होगा 19 होगा, 5.7 से इसमें करेंगे कितना होगा 19 के आसपास, इंटू 10⁻⁵, तो इसको लिखेंगे 1.9 इंटू 10⁻⁴ जूल। ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन सही से करना है आपको। ठीक है, अब कैलकुलेशन भी आसान वैल्यू 2 4 थे के नहीं पूछेगा, थोड़ा सा तो टफ पूछेगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई हो, राइट? थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।